दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी अभी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों को इस एग्जाम की पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट के बारे में पता लगता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के 2015, 2023 और 2025 के पेपर की एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाएं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन को अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक पक्का देखिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऑलरेडी अपने एंड पर 2015, 2023 और 2025 के पेपर्स को एनालाइज कर चुके हैं, तो आप अपनी एनालिसिस को यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी कोई पुरानी वीडियो देख चुके हैं पीवाईक्यू एनालिसिस की, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग हमारे मास्टर कोर्स या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है कि भाई हमें ईपीएफओ के लिए एडुटेक का कोर्स में एनरोल करना है, बट आपको डाउट है कि भाई इनके कोर्स की क्वालिटी क्या होगी, इनके कोर्स में कंटेंट को किस तरीके से कवर किया गया होगा, क्या मुझे कंप्रेहेंसिव कंटेंट देखने को मिलेगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमारे डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय पेइंग ₹1 ओनली। और ये डेमो कोर्स आपको 48 आवर्स का हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस देगा, जिसके थ्रू आप हमारी पूरी कंटेंट कवरेज चेक कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं भाई किस तरीके से हमने कंटेंट को कवर किया है। और दोस्तों फिर आपके लिए क्लैरिटी वाला डिसीजन हो जाएगा भाई मुझे कोर्स में एनरोल करना भी है नहीं करना है। तो ये डेमो कोर्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उसमें एनरोल कर सकते हैं और हमारे मेन कोर्स का एक जायजा ले सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस हमें एपीएफसी एग्जाम की क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर एपीएफसी पीवाईक्यू एनालिसिस। यहां पर बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू एनालिसिस करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि भाई पीवाईक्यू एनालिसिस में करना क्या है और क्यों जरूरी है पीवाईक्यू एनालिसिस। हम सबसे पहले ये समझेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं कि भाई ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है एपीएफसी एग्जाम का, किस तरह का पेपर आता है, कितना डिफिकल्ट आता है। और यहां पर हम एक बार रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल की भी डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम को, एपीएफसी एग्जाम को कंपेयर करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से, तो उसके कंपैरिजन में कितना डिफिकल्ट है एपीएफसी एग्जाम, स्टेट पीसीएस के कंपैरिजन में कितना डिफिकल्ट है एपीएफसी एग्जाम, हम यहां पर वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों हर एक कंपोनेंट के डिफिकल्टी लेवल की, कि भाई इंग्लिश कितना डिफिकल्ट आता है, पॉलिटी कितनी डिफिकल्ट आती है, साइंस कितना डिफिकल्ट आता है, ताकि हम उस कंपोनेंट को फिर उसी अप्रोच के साथ हैंडल करें। फिर दोस्तों हम कंपोनेंट वाइज वेटेज की बात भी करेंगे कि भाई इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं, आईआर एंड लेबर लॉ से कितने क्वेश्चन आते हैं, अकाउंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम उस कंपोनेंट को उसी प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेचर से मेरा मतलब क्या है कि भाई पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एसएससी टाइप का पेपर आता है, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स जैसा पेपर आता है। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन की। टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, भाई क्या यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, या फिर यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोगों को काफी कंप्रिहेंसिव एनालिसिस पीवाईक्यूज की यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड फॉर पीवाईक्यू एनालिसिस, हम करी क्यों रहे पीवाईक्यू एनालिसिस, क्यों जरूरी है पीवाईक्यू एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक एनालॉजी समझनी पड़ेगी कि आप एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की दो लाइटें जो आगे वाली हैं आपको गाइड कर रही हैं कि आप रास्ते पे बने रहें। अगर वो गाड़ियां की जो लाइट है आपकी वो खराब हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप रास्ता भटक जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के ट्रैक पर चल रहे हैं, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रास्ते पे जो कि एक लंबी जर्नी है उस पर आपको जाना है, तो आपकी दो ही गाइडिंग लाइट है। दो गाइडिंग लाइट कौन सी है, पहली गाइडिंग लाइट है सिलेबस, जो आपको बताएगा कि भाई आपको क्या प्रिपेयर करना है, और दूसरी गाइडिंग लाइट क्या है, दूसरी गाइडिंग लाइट है पीवाईक्यू, जो आपको बताएगा कि भाई इस पोर्शन को कितना प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस आपको गाइड करता है कि भाई व्हाट टू प्रिपेयर, एंड पीवाईक्यूज विल टेल यू कितना प्रिपेयर, व्हाट डेप्थ ऑफ कवरेज शुड बी डन। तो यहां पर आप लोगों को ये दोनों चीजों को अपनी गाइडिंग लाइट मान के चलना, और यही चीजें आप लोगों की स्कोप ऑफ प्रिपरेशन को डिसाइड करती हैं, आपकी प्रिपरेशन के दायरे को डिसाइड करते हैं कि भाई इस बाउंड्री में प्रिपरेशन करो। तो यहां पर जो कंपोनेंट आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में देखने को मिलेंगे, अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इकोनॉमी, आप जितनी डेप्थ में चाहो उस कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। बट क्या उतनी डेप्थ रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, ये समझने के लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करनी पड़ती है। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा और सबसे पहला फायदा पीवाईक्यू एनालिसिस का होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन का स्कोप डिसाइड कर पाते हो कि यार इस टॉपिक को मुझे इस डेप्थ तक, इस कवरेज तक कवर करना है। तो यहां पर ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब आप इंडियन पार्लियामेंट पढ़ते हो, जब आप जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हो, तो वहां पर आप पीवाईक्यू एनालिसिस की थोड़ी आइडिया लगाते हो कि भाई इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस डेप्थ का क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरी बात कि भाई आप पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल जज कर पाते हो बाय चेकिंग दी पीवाईक्यूज। आपने इंग्लिश का पेपर देखा, आपको आइडिया लगे कि भाई इसके क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं।
आपने पॉलिटी का क्वेश्चन देखा, आपको पता लगे कि भाई इसके क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इस डिफिकल्टी लेवल के आ रहे हैं, मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये जजमेंट भी आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू आती है। फिर दोस्तों आप जब पीवाईक्यू की एनालिसिस करते हैं, खासकर यूपीएससी एग्जाम्स में, जहां पर आप लोगों को पहले से नहीं पता होता कि भाई किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की बात करें, नबार्ड ग्रेड एग्जाम की बात करें, या फिर आप बैंकिंग एग्जाम की बात करें, तो वहां पर उन्होंने पहले ही बता रखा है कि भाई देखो क्वांट से 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको पहले ही पता होता है कि भाई किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन यूपीएससी के जो एग्जाम्स है, लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, या फिर एपीएफसी एग्जाम, या फिर ईओ एग्जाम, यहां पर आपको प्री डिफाइंड वेटेज नहीं पता होती। आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई पार्ट ए में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होंगे बाकी 13 कंपोनेंट से, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी आपको आइडिया नहीं लग पाता। तो यहां पर बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि कौन सा कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे डिसाइड होगा? फिर बाद में आप डिफरेंट ईयर्स के पेपर की एनालिसिस करोगे और देखोगे कि भाई क्या वेटेज रही है, एवरेज वेटेज रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और फिर उस हिसाब से आप उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करोगे। फिर दोस्तों जब आप पीवाईक्यूज देख लेते हो, आप लेवल को चेक कर लेते हो और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई डेप्थ ऑफ कवरेज क्या होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स और रिसोर्सेज को डिसाइड करते हो कि अच्छा यहाँ पर पॉलिटी ऐसी आती है तो इसके लिए लक्ष्मीकांत बेटर है, अच्छा यहाँ पर हिस्ट्री एंड कल्चर ऐसे आता है तो इसके लिए स्पेक्ट्रम या फिर नितिन सिंघानिया बेटर है, अच्छा यहाँ पर अकाउंट्स ऐसे आता है तो डीके गोयल की बुक सर्च से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलती है आफ्टर डूइंग द पीवाईक्यू एनालिसिस। और दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेटर बना पाते हैं क्योंकि आपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ लिया होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू ही आपको पता लगता है कि भाई कौन सा टॉपिक किस कंपोनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगता है? क्योंकि आपको पता लग रहा था कि भाई इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एपीएफसी का पेपर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पॉलिटी में आप लोगों को पार्लियामेंट से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप कल्चर की बात करें तो आपको पता लगता है कि भाई पेंटिंग से क्वेश्चन आने ही आना है। अगर आप अकाउंटेंसी की बात करें तो आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर टॉपिक्स कैसे पता लगते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पीवाईक्यू एनालिसिस में ये आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि भाई कौन से टॉपिक रेकरिंग है। तो यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा हो जाती है जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, और यही पैरामीटर पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करनी चाहिए। और दोस्तों हम भी स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम की। दोस्तों एपीएफसी एग्जाम, अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करूं एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो 2015 का पेपर वाज नॉट दैट टफ। मतलब नॉट दैट टफ का मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर किसी बच्चे ने 6-7 महीने की अच्छी तैयारी कर रखी थी, एक दो बार रिवीजन कर रखी थी, तो उसको पेपर में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी। तो यहाँ पर 2015 का अगर आप पेपर चेक भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये पेपर डुएबल था और यहाँ पर मैं एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकता था। मॉडरेट पेपर था। मैं मॉडरेट पेपर की डेफिनेशन क्या मान रहा हूँ कि जहां पर आप एक अच्छी तैयारी के साथ 60% क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो अगर मैं 2023 का पेपर देखूं तो यहां पर जब बच्चे पेपर देने गए 2 जुलाई 2023 को, तो बच्चों को झटका लगा। क्यों झटका लगा? कि भाई 2015 का पेपर कुछ ऐसा था जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे, जहां पर वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा थे, जहां पर पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन 2023 में यूपीएससी ने पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी। यूपीएससी प्रीलिम्स का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था और 2023 में सबसे टफ यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर आया था, और उसका इंपैक्ट हमें कहीं ना कहीं यूपीएससी के एपीएफसी एग्जाम में भी देखने को मिला। तो यहाँ पर पेपर बहुत लेंदी हो गया, नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए, और सबसे बड़ी बात कि भाई पेपर में जो जीएस का लेवल था उसका डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गया। तो 2023 का पेपर काफी डिमांडिंग था, काफी जो है डिफिकल्ट था और थोड़ा सा ट्रेंड से हटके था। तो यहां पर वो बच्चा जिसने कम से कम 8-9 महीने ढंग से तैयारी कर रखी हो, जिसने मल्टीपल रिवीजन कर रखी हो, जिसने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट को दे रखा हो, उसी को पेपर में कंफर्टेबलनेस फील होनी थी। 2025 का पेपर दोस्तों फिर डिफिकल्ट आ गया। क्यों डिफिकल्ट आ गया? क्योंकि जो कंपोनेंट ट्रेडिशनली इजी माने जाते थे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, बच्चों को 2015 में, 2020 में, सॉरी 2021 के ईओ पेपर में या फिर 2023 के एपीएफसी पेपर में एक फीलिंग आ गई कि भाई इंग्लिश में 20 में से हम 15-16 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इस कंपोनेंट को नहीं भी पढ़ेंगे या कम टाइम भी देंगे तो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। बट 2025 में यूपीएससी ने इंग्लिश को ही टफ पूछ लिया। तो यहां पर बच्चों को काफी मुश्किल हुई जब उन्होंने पहला ही सेक्शन जिसको वो स्कोरिंग मानकर गए थे वहां पर ही उनका स्कोर नहीं हुआ। तो यहां पर पेपर बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स के ट्रेंड चेंज हो गए और वेटेज भी चेंज हुई और बच्चों को उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो दोस्तों इसलिए ओवरऑल लेवल अगर मैं बात करूं 2023 का पेपर वो डिफिकल्ट था, 2025 का पेपर भी डिफिकल्ट था, और धीरे धीरे आपको आगे वाले पेपर्स भी डिफिकल्ट ही देखने को मिलेंगे। आप इसमें इजी पेपर की एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। तो ये पेपर क्यों डिफिकल्ट है एब्सोल्यूट टर्म्स में, आपको कुछ और पॉइंट्स के थ्रू भी समझना पड़ेगा। पहली बात, भाई यहां पर आपको 14 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। 14 कंपोनेंट्स। आप कोई भी और एग्जाम सिमिलर नेचर का देख लीजिए, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देखें आपको वहां पर 8 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं।
अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देखें तो आपको फेज 1 के लिए 4 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अगर आप नबार्ड की बात करें तो नबार्ड के लिए आपको 3 2 5 और 3 2 7 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं। तो यहां पर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जहां पर आपको मोर देन 10 कंपोनेंट्स एक सिंगल पेपर के लिए प्रिपेयर करने पड़े। तो यहां पर क्योंकि 14 कंपोनेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और बहुत जल्दी आपको स्विचिंग करनी पड़ती है फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन, कि भाई एक क्वेश्चन क्वांट का है, क्वांट के बाद अगला क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया, फिर अकाउंटेंसी का आ गया, तो माइंड की स्विचिंग बहुत जल्दी होती है यहां पर। तो ऐसे पेपर को हैंडल करने में काफी डिफिकल्टी बच्चा फेस करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको एक साथ दिमाग में रख के एग्जाम में जाना होता है, तो इसलिए पेपर डिफिकल्ट है। दूसरी बात कि भाई 120 क्वेश्चन सॉल्व करने 120 मिनट में, 1 मिनट है पर क्वेश्चन के लिए, बट क्वेश्चन यूपीएससी बहुत लेंथी करता जा रहा है। यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे 2023 के पेपर में या 2025 के पेपर में, जहां पर एक क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स थी। अब दोस्तों इन क्वेश्चंस को रीड करना ही अपने आप में 1-1.5 मिनट खा जाता है, तो वहां पर उसको सॉल्व करना तो फिर फर्दर 2-2.5 मिनट का हो गया। तो यहां पर पेपर बहुत लेंथी है, इसकी वजह से भी बच्चों को काफी डिफिकल्टी फेस होती है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। और दोस्तों कई बार आप लोगों को यूपीएससी के कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में एपीएफसी के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स वाला ही लेवल देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं क्वांट के क्वेश्चंस की, तो काफी अच्छा लेवल आपको क्वांट के क्वेश्चन का देखने को मिलता है। पेपर वाज वेरी टफ फॉर क्वांट, इंग्लिश में काफी टफ पेपर है। सिमिलरली पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, यहां पर जो लेवल है पेपर का वो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल को मैच करता है। एग्जैक्टली उतना तो लेवल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी के जो थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होती है जीएस कंपोनेंट की, तब जाकर आप 40 में से 25-30 क्वेश्चन पे पहुंच पाते हो। दोस्तों ये बात रही ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। यहां से आपको एक बात पता लगी कि भाई पेपर काफी लेंथी होगा, टाइम का क्रंच रहेगा, और दूसरी बात कि पेपर में आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ याद करके जाना पड़ेगा, इसलिए इस पेपर में आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो अगर मैं मान के चलूं कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सबसे टफ एग्जाम है, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 है डिफिकल्टी लेवल में, और ईओ एग्जाम 8.5 है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम फेज 1 9 है, एसएससी एग्जाम 8 है, एसबीआई पीओ 8 या 9 है। तो यहां पर एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जो पेपर है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टेट पीसीएस, आरबीआई, ईओयू और यूपीएससी के बीच में देखने को मिलेगा। मतलब ये एक इजी पेपर नहीं है। यूपीएससी का पेपर अगर 21 है तो इसका पेपर 20 है डिफिकल्टी लेवल में, ऑलमोस्ट क्लोज टू यूपीएससी है, क्योंकि यूपीएससी में 8 कंपोनेंट के लिए 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 कंपोनेंट को प्रिपेयर करके 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डिफिकल्टी लेवल वाज वेरी क्लोज टू यूपीएससी। उतना टफ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन स्टिल इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट मॉडरेट, इट इज अगेन कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट पेपर। जो बच्चे 2025 में पेपर दे चुके हैं उनको मेरी बातें बिल्कुल एकदम जो है सही लग रही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एग्जाम में पेपर को, ठीक है। वहां पर आपको पेपर टफ लगा होगा, बाद में आके तो बहुत इजी हो जाता है बोलना कि पेपर आसान था, या फिर ऑफिस में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है कि पेपर आसान था। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स जिनके मॉक टेस्ट में 200+ नंबर आ रहे थे, जिनका पेपर में काफी पुअर परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर पेपर वॉज डिमांडिंग, पेपर वॉज डिफिकल्ट, और हमें एक आइडिया यहाँ से ये लग रहा है कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करूं कि भाई किस कंपोनेंट में हमें कितने एफर्ट मारने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 14-15 कंपोनेंट है। तो यहाँ पर इंग्लिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंग्लिश 2015 में और 2023 में मॉडरेट था। अगर आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट अ फीलिंग कि यार इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 20 में से 19 क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने सही किए थे 2023 के एग्जाम में। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिनके 20 में से 19 क्वेश्चन करेक्ट थे, इवन जो सिलेक्ट हुए उनके 18-19 नॉर्मल सही थे। लेकिन 2025 के पेपर में बहुत रेयर ही मुझे ऐसा बच्चा देखने को मिला जिसके इंग्लिश में ग्रेटर देन 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 18 वाला भी रेयरली मिला। तो यहां पर इंग्लिश वाज डिफिकल्ट इन 2025 एग्जाम, और यहां पर बच्चों को एक मैसेज बहुत क्लियरली यूपीएससी ने दे दिया है कि आप किसी भी कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल फॉर ग्रांटेड मत लेना, कि अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो ऐसा ही आगे आएगा, ये सोच के मत जाइएगा। तो इंग्लिश वाज वेरी डिफिकल्ट, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं क्वांट और रीजनिंग की बात करूं तो क्वांट और रीजनिंग का लेवल मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? क्योंकि भाई यहां पर आप लोगों को पता है कि भाई इन्होंने यूपीएससी सीसेट टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपको पेपर थोड़ा प्रेडिक्टेबल देखने को मिलेगा और आप अच्छा स्कोर यहां पर कर सकते हैं। अगर मैं जीएस कंपोनेंट की बात करूं, कल्चर की, हिस्ट्री की, तो पेपर काफी डिफिकल्ट आता है। तो सो पॉलिटी का पेपर टफ था क्योंकि इन्होंने शब्दों से खेला हुआ था, और पॉलिटी में यूपीएससी काफी जो है सीएससी प्रीलिम्स में भी शब्दों से खेलता है। तो आपको सिमिलर क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप डीपीएसपी वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वहां पर एक वर्ड से पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है डिफरेंट हो जाता है। वहां पर उन्होंने सिटीजन की जगह वर्ड लिखा हुआ है पर्सन में, जब यूसीसी की बात करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर जो क्वेश्चन देखोगे दैट वाज काफी डिमांडिंग। आपको अच्छी खासी नॉलेज यूपीएससी के पॉलिटी कंपोनेंट की होनी चाहिए, तब जाकर आप इस कंपोनेंट को सॉल्व कर पाते हैं एग्जाम में।
कंप्यूटर वॉज मॉडरेट, कंप्यूटर हमेशा से ही मॉडरेट आ रहा है, तो इस बार भी मॉडरेट था। साइंस थोड़ी डिफिकल्ट होगी क्योंकि साइंस में इन्होंने डिफिकल्टी लेवल एक डेप्थ और चले गए। पहले ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे, जैसे 2023 में इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, सिंपल सा, ठीक है। आपसे अगेन जो और भी क्वेश्चन पूछे काफी सिंपल थे, लेकिन यहाँ पर ये फैटी एसिड्स के ऊपर या फिर कार्बोलिक एसिड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनके लिए आपको चीजें याद भी होनी चाहिए थी और आपकी समझ भी अच्छी होनी चाहिए थी। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग मॉडरेट आता है, इंश्योरेंस भी मॉडरेट आता है। आईएन एंड लेबर लॉ वाज मॉडरेट दिस टाइम। क्यों मॉडरेट था? क्योंकि आपसे बहुत क्लियरली एक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, तो वहां पर अगर किसी बच्चे ने लेबर लॉस को याद कर रखा था, पढ़ रखा था 2-3 बार, तो वो पेपर में इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता था। सोशल सिक्योरिटी मॉडरेट था। करंट अफेयर वाज मॉडरेट क्योंकि आपको पता लग रहा था द्वारा से कि यार ये 5 डायमेंशन ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन आए भी थे, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक नेचर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि टफ होती जा रही हैं। तो यहां से हमें एक मैसेज जो क्लियरली लेना है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोई भी कंपोनेंट अगर इजी आया है तो जरूरी नहीं कि वो आगे भी इजी आएगा, वो टफ हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, भाई हर कंपोनेंट का डिफिकल्टी क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको जो प्रिपरेशन है वो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कंपोनेंट वाइज वेटेज में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो इंग्लिश है, क्योंकि 2023 और 2025 से इंग्लिश के क्वेश्चन का नंबर फिक्स हो गया है कि आपको 120 में से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 50 मार्क्स का जो पेपर है वो आउट ऑफ 300 आपको इंग्लिश कंपोनेंट से देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वांट, जहां से आपको पेपर में अराउंड 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लगभग आप लोगों का 30 मार्क्स का पेपर क्वांट से आता है। तो इंग्लिश और क्वांट आप लोगों को विदाउट मिस अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसके बाद जो एक कंपोनेंट और इंपॉर्टेंट हो गया वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से 2025 में 16 क्वेश्चन पूछे गए एंड ऑन एवरेज आपको एग्जाम में करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली और कम से कम 3-4 क्वेश्चन इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब क्या है कि पॉलिटी में या फिर इकोनॉमी में या फिर साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर की वजह से ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जीपीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एबेकस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि वो न्यूज में था। तो यहाँ पर करंट अफेयर आर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट एंड इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट एज वेल। तो यहाँ पे आपको लगभग 16 क्वेश्चन, मतलब अगर मैं 12 की भी एवरेज मान के चलूं तो 30 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो क्यूआरई वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर वाला पोर्शन, जो कि आपके पेपर के एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। यहाँ पर आप लोग अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं और ये एक अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल होल्ड भी करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पेपर में अराउंड 120 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद तो अगर मैं जीएस कंपोनेंट की बात करूं तो मैं प्रायोरिटी मार्क कर जाता हूं कि प्रायोरिटी क्या है प्रिपरेशन करने की। ये हमने 3 प्रायोरिटी कर ली। इसके बाद आप लोगों को हिस्ट्री एंड कल्चर लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 कल्चर से, 5 हिस्ट्री से। इंडियन पॉलिटी अगेन अराउंड 10 क्वेश्चन, काफी जो है अच्छा इसका वेटेज रहा है हमेशा से। जनरल साइंस अराउंड 10 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज काफी जो है यूनिफॉर्म रहा है। तो इन कंपोनेंट्स को आपको सेकंड प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, जीएस कंपोनेंट्स को, जहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड जनरल साइंस। यहां से आपको पेपर में 30 क्वेश्चन यानी कि 75 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अकाउंट्स। अकाउंट से लगभग 10 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 7th लिख देता हूं। फिर आईएन एंड लेबर लॉ, ये आपकी 8th प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 अकाउंट्स के और 10 आपको आईएन एंड लेबर लॉ के। तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर बनाएगा। तो लगभग आपका टोटल पेपर का जो पोर्शन है उसमें से 245 हो गया, 170 और बिल्कुल 245 नंबर का जो पेपर है वो इन 8 कंपोनेंट से आने वाला है। और उसके बाद आप जो है प्रायोरिटी ऑर्डर क्या सेट कर सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी 9th नंबर पर रख लीजिए, कंप्यूटर 10th नंबर पर रख लीजिए। उसके बाद आप इकोनॉमी में आ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी का है इसको आप 11th नंबर पर रख लीजिए, और स्टेट को आप 12th और पीडीजी को डेवलपमेंट इशू को आप 13th रख लीजिए। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये वेटेज है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। क्लियर है? आगे बढ़े। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि स्कोरिंग पोटेंशियल क्या है। देखो स्कोरिंग पोटेंशियल का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंपोनेंट में 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन आए उस कंपोनेंट से, तो उन 10 क्वेश्चन में एक एवरेज प्रिपरेशन के साथ आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक आपको केस बताता हूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार यहां पर अगर बहुत तगड़ी प्रिपरेशन भी कर रखी है ना, तो भी मुझे 100 में से 40 से 45 क्वेश्चन ही 100% एक्यूरेसी के साथ आएंगे। उसके बाद तो मुझे थोड़ा गेस्ट या फिर लॉजिकल जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पर स्कोरिंग पोटेंशियल काफी कम होता है।
आपको बहुत टफ पेपर देखने को मिलेगा। तो फिर लेकिन यहां पर अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखो तो आपको थोड़ा स्कोरिंग पोटेंशियल में वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसे कि भाई इंग्लिश में अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वांट में अगेन आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पेपर उतना डिमांडिंग नहीं आता जितना कि आप यूपीएससी में जीएस पेपर को देखते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर एंड पॉलिटी दे आर क्वाइट डिमांडिंग। यहाँ पर जो आपका स्कोरिंग पोटेंशियल वो 60% है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, साइंस की बात करूं तो 70% स्कोरिंग पोटेंशियल है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए और आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अकाउंट्स का स्कोरिंग पोटेंशियल काफी हाई है, आप यहाँ पर एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, और बाकी कंपोनेंट्स का स्कोरिंग पोटेंशियल भी आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पर स्कोरिंग पोटेंशियल इज क्वाइट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो आपको उन कंपोनेंट्स को पहले पिक करना चाहिए जिनका स्कोरिंग पोटेंशियल काफी हाई है, जहां पर आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ काफी अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है नेचर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि यहाँ पर वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को हैजार्डस इंडस्ट्रीज में। अब ये क्वेश्चन जो है आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। अब एक स्पेसिफिक आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं लेकिन कम आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और कम आते हैं। तो यहां पर बच्चों को पेपर छोटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जिस पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो पेपर थोड़ा छोटा होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, जैसे 2021 का ईओ पेपर। लेकिन जिस पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन कम आते हैं वो पेपर लेंदी होता है, क्योंकि वहां पे अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि लेंदी है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वन लाइनर आते हैं लेकिन कम आते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। कैसे? एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर एक टॉपिक के ऊपर 4 स्टेटमेंट होंगे और आपको बोला होगा कि भाई कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती हैं, फिर लॉजिक लगाकर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को टाइम लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग मतलब आपको लिस्ट दे दी कि भाई यहाँ पर आपके सामने जो है वो है लीडर, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने है प्लेसेस। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया कि भाई रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे आपके सामने लिख दिया ग्वालियर, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लिख दिया कि तात्या टोपे, यहाँ पे आपके सामने लिख दिया कानपुर। तो आपको मैच करना होता है कि भाई 1857 की रिवोल्ट में कौन सा लीडर किस प्लेस से लीड कर रहा था मूवमेंट को। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली आप लोगों को क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 4 इवेंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है, पबना अपराइजिंग, संथाल रिवोल्ट। आपको इनको अरेंज करना है उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में इवेंट हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो लगभग 20% क्वेश्चन पेपर में फैक्चुअल होते हैं और 80% क्वेश्चन यहाँ पर कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल मतलब कि जहां पर आप लोगों को अगर अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की और आपको ज्ञान है अच्छा सा, आपने पढ़ा हुआ है अच्छा सा, और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको जो है यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उस केस में आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आप एक बार पेपर का गो थ्रू लेना भी चाहें तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको काफी लेंदी लगेंगे पढ़ने में। अब एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट निकल जाता है और फिर उसको सॉल्व करना और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आप पेपर देखें तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स के न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, आपको जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पेपर काफी वेरिएशन वाला होता है और एक यूपीएससी प्रीलिम्स वाली फीलिंग आपके पेपर देता है। तो अगर आप एसएससी बैकग्राउंड वाले हैं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि आप उन लोगों से compete कर पाएं जो कि यूपीएससी सीएससी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम की पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको आइडिया लग रहा है कि भाई किस तरह का पेपर है, किस तरह की कंपोनेंट्स की वेटेज है, कौन सा कंपोनेंट किस डिफिकल्टी लेवल का आने वाला है और किस तरह का पेपर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप इन पीवाईक्यू एनालिसिस को अपने एंड पे भी करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस अपने एंड पे भी कर सकते हैं। एक बार तैयारी करने से पहले पीवाईक्यूज को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट, एग्जाम की बाउंड्री में रहकर ही प्रिपरेशन को करिए। ठीक है, ये एक वीडियो थी। यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुछ की लर्निंग्स की, जो कि जरूरी है इस पूरी वीडियो को समराइज करने के लिए। हमारी की लर्निंग क्या है? पहली बात कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हर बार पेपर पिछली बार से टफ आ रहा है और हर बार बच्चों की कंप्लेंट है कि सर यूपीएससी चाहता क्या है। और अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स पेपर देखा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यूपीएससी काफी एब्सर्ड पेपर बनाने लग गया है, यूपीएससी काफी अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाने लग गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि आप उस पेपर को डील कर पाए। दूसरी बात की स्पेशल कंपोनेंट की वेटेज इंक्रीज हो रही है दोस्तों।
पहले अगर आप 2015 का पेपर देखो तो आपको हार्डली 26-27 क्वेश्चन स्पेशल कंपोनेंट से देखने को मिले होंगे, लेकिन इस बार 40 क्वेश्चन, 2023 में 40 क्वेश्चन। तो यहां पर स्पेशल कंपोनेंट्स को प्रिपेयर किए बिना आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। तीसरी बात, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश ये कहीं ना कहीं लो हैंगिंग फ्रूट है। एक नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ, एक मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन कंपोनेंट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आप इनमें एडवांटेज ले सकें। तो फिर जीएस कंपोनेंट में हम बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ तैयारी करते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी सजेशन आपको यह है कि यहाँ पर ओवर टाइम मत इन्वेस्ट करिएगा। आप तीनों पोर्शन, क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, जीएस एंड स्पेशल कंपोनेंट्स को इक्वली फोकस करिए, ताकि आप तीनों एग्जाम्स, तीनों कंपोनेंट्स के, तीनों एरियाज के हर कंपोनेंट के सिंपल क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर ओवर फोकस आप लोगों को नहीं करना चाहिए जीएस कंपोनेंट में। देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन अचीव। अगर आप बहुत मेहनत भी करेंगे तभी आप 40 में से मैक्सिमम 28 या 30 तक ही पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप उतनी मेहनत, उतनी इन्वेस्टमेंट इन पोर्शन पे कर दें तो आप यहाँ पर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप ये मान के जाइएगा पहले से ही पेपर के लिए कि भाई आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है, और ऐसा होता भी है एग्जाम में। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ जाइए, कुछ प्री डिफाइंड माइंडसेट लेके मत जाइए भाई मुझे ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन इस कंपोनेंट के आएंगे। यूपीएससी आपको चौंका सकता है, तो आपको उसके लिए पहले से ही रेडी रहना चाहिए। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें 2025 में मिला था वो ये था कि भाई पेपर काफी लेंथी हो रहा है। आप लोगों को इस पेपर को डील करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को गो थ्रू कर पाओ और उनमें मल्टीपल राउंड को लगा पाओ, क्योंकि एक बार में पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं होता है। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने नहीं करी, आप सीधा एग्जाम सेंटर में जाके ही टॉप मारने की सोच रहे हो, तो आप फंस जाओगे फिर। तो यहाँ पर ये लर्निंग आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ताकि आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट करते हुए प्रिपरेशन करो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।